नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई डॉक्टर राकेश पाठक। राकेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारी और आपकी जैकेट बिल्कुल एक ही जैसी हैं। आपने जो हमें गिफ्ट की थी वही पहनी है हमने। अरे वाह, जी। क्या बात है। क्या बात। तमाशे हमारे देश में राजनीति का जगह लगातार लेते जा रहे हैं राकेश भाई। कभी जेनजी की बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात, और असल मुद्दे भटकाने के लिए क्या मजेदार तरीके ढूंढे जाते हैं। कभी माँ की गाली आ जाती है, और कांग्रेस में कुछ लोग हैं जिनका काम है कि वो मुद्दे लगातार देते रहते हैं, कैच कराते रहते हैं कि लो भाई मैंने मुद्दा दे दिया और आप खेलो। और उनमें अगर पहला नाम किसी का लेना हो तो सैम पित्रोदा साहब का लेना है। टेक्नोलॉजी में जो उनका योगदान है वो कौन भूल सकता है, लेकिन उसके बाद ट्रॉलिंग में जो उनका योगदान है उसको भी कोई नहीं भूल सकता है। तो उन्होंने कह दिया कि मैं पाकिस्तान गया था और मुझे घर जैसा लगा। अब देखिए, जहां तक मैं 1 मिनट बस समय लूंगा आपका, फिर तो आप ही का जी, मंच है। मुझे लगता है कि मैं श्रीलंका गया था, वो भी मुझे घर जैसा लगा। अपने जैसे लोग दिख रहे थे, सांवले लोग, नॉर्मल कलर के लोग, गोरे गोरे दिख के, जिनको देख के यूरोप जाने पे थोड़ा सा एक बार कई बार अजीब सा होता है। उस तरह के घर नहीं, अपने जैसे घर। कई जगह अपने जैसा खाना, अपने जैसा कल्चर। पाकिस्तान में तो और ज्यादा होगा, आटे की रोटी मिलेगी, मटन मिलेगा, सब्जी मिलेगी, वैसे ही घर, वही भाषा भी, पंजाबी हिंदी जो बोलते हैं वो लगभग भाषा भी वैसी ही है। उससे ज्यादा भाषा का अंतर तो कई बार आप अपने देश में किसी इलाके में जाते हैं तो वहां भाषा का अंतर ज्यादा मिल सकता है। तो कहीं जाकर घर जैसा ना अगर नहीं लगा होता तो हमारे आदरणीय मोदी जी जो हैं, उन्होंने गिफ्ट कैसे दिया होता? बर्थडे में पहुंच के माता जी के लिए शाल कैसे गिफ्ट किया गया होता? ये सब तो घर में ही होता है ना। ट्रंप की माता जी से मिलने का तो उनको मौका भी नहीं मिलेगा। ट्रंप की पत्नी से आधिकारिक तौर पे मिल सकते हैं, पिछली बार उनकी बेटी आई थी तो बहुत स्वागत वागत हुआ था, इससे ज्यादा मौका तो नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल ये सही। लगातार इस तरह की बातें फैलाकर, कभी माँ की गाली, कभी ये करके, और इस बीच में होता ये है कि हमारे यहाँ टैरिफ बढ़ जाता है, हमारे यहाँ H-1B वीजा 6 लाख से बढ़ा के 86 लाख कर दिया जाता है, और क्या क्या हो रहा है जनता को बताने की जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा जनता झेलती है, हम तो अपने रिटायरमेंट मोड में हैं। क्या कहूं इस पे, सवाल क्यों पूछूं? छोड़ देता हूं आपके लिए बिल्कुल। मंच। सवाल तो अशोक भाई जनता से पूछना चाहिए कि जनता को अपने मुद्दे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। उसे बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, उसे महंगाई नहीं दिखाई दे रही, उसे नॉन इश्यू को इश्यू बनना पसंद आ रहा। तो अब तो सवाल जनता से भी पूछने की जरूरत बिल्कुल। है। बहुत जरूरी बात आपने कही कि वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा है। बहुत से लोग कहते हैं कि जनता में वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, बड़े बड़े जानकार पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी एक चीज पर पीछे पड़ जाते हैं। भाई, अगर वोट चोरी मुद्दा नहीं है इस देश में तो और क्या मुद्दा हो सकता है। देश के आम लोग अपने मताधिकार को खो रहे हैं, उनका मताधिकार चोरी हो रहा है। अगर वो मुद्दा नहीं बन पाएगा तो इसमें राहुल गांधी की कोई गलती है। सैम पित्रोदा के आपने बयान का जिक्र किया। टाइमिंग हो सकता है कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि उनकी बात को अधूरा फैलाकर इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश होती है जैसे कल से चल रही है। नहीं, वो पूरी क्लिप भारतीय कट हुआ, और क्लिप कट हुआ और जी, 10-15 सेकंड में तो राहुल गांधी से कहला दिया गया कि आलू से सोना बनाने की, जबकि बयान जो था मोदी का था वो कोट कर रहे थे। ये हम सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। अरे अभी इस ताजा मामले में तो जी बिल्कुल, परसों वाला जो वोट चोरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हाँ हाँ राहुल हाँ हाँ। गांधी ने पूरा वाक्य ये बोला था कि ये मेरा काम नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं का काम। लेकिन क्लिप कटुआ ने फैला दिया कि राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना मेरी जिम्मेदारी, जबकि वो बिल्कुल। साफ कह रहे थे कि जो संवैधानिक संस्थाएं वे नहीं कर रही इसलिए मुझे करना पड़ता। सैम पित्रोदा ने एक बार पहले भी बयान दिया था, आपको याद होगा, बजट से पहले, वो जो हम्म। अमीरों पर टैक्स लगाने वाला, वो हेरिटेज बयान हेरिटेज तो टैक्स। हेरिटेज टैक्स, जी, हेरिटेज टैक्स, वो बयान तो जयंत सिन्हा, मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री, कई जगह हाँ कह हाँ, चुके थे। इनहेरिटेंस लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स वाली बात आप कर रहे हैं, ओके। जी जी, इनहेरिटेंस टैक्स, क्षमा कीजिए, मैं उत्तराधिकार टैक्स की, हाँ 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 जो हाँ। अमेरिका वगैरह में बहुत पहले से है, यूरोप के कई देशों में। बिल्कुल। जो बात मोदी सरकार के मंत्री कह चुके थे वही सैम पित्रोदा ने कह दी, तो पूरा बीजेपी का IT सेल उनको ट्रोल करने लगा। भैंस अब छीन ले आते हैं कल जाएगी। के बयान पर। जी, अब आते हैं कल के बयान पर। इसमें भी अशोक भाई पूरी बात उन्होंने, सैम पित्रोदा ने ये कही है कि मैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी जाता हूं तो मुझे घर जैसा लगता बिल्कुल। है। इसमें क्या गलत कहा? आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप भी गए हैं। हम पाकिस्तान नहीं गए, श्रीलंका नहीं गए, लेकिन इतना तो जानते ही है कि सब हमारे अपने जैसे लोग। भाषा, खान पान, रहन सहन, बसाहट, जो नगरीकरण है, सब हमारे जैसा।
अब आते हैं कि सैम पित्रोदा देशद्रोही है क्योंकि उन्होंने कहा पाकिस्तान घर जैसा लगा। अगर एक और सैम बात है पित्रोदा, राकेश भाई, बात है राकेश भाई, श्रीलंका को छोड़ दिए तो बाकी जगह गंदगी, अव्यवस्था, ट्रेनें लेट चलना, ये सब भी सब वैसा बराबर, ही है जैसा भारत में सब तो घर जैसा ही लगेगा। घर जैसा अब ही आते लगेगा। हैं अब आते हैं अगर सैम पित्रोदा को पाकिस्तान घर जैसा लगा तो और किन किन लोगों को लगा, उनके नामों का जिक्र जरूर है। तस्वीरों के साथ हम आगे दिखा देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर बस लेकर गए। बस में बैठे हुए हैं, खिड़की से हाथ हिला रहे। वहां पहुंचे, नवाज शरीफ के गले मिले। अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान घर जैसा लगा। सन 2004 सार्क का शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी गए, जनरल परवेज मुशर्रफ से गले मिले, हाथ मिलाया। अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान घर जैसा लगा। लाल कृष्ण आडवाणी 4 जून 2005 को मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने गए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत पाकिस्तान के बंटवारे का सह अभियुक्त, सह अभियुक्त इसलिए कह रहा हूं कि आपकी ही किताबों से पढ़ा है कि सावरकर उसके मुख्य अभियुक्त हैं, सह अभियुक्त मोहम्मद अली जिन्ना। तो 4 जून 2005 को लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर मत्था टेकते हैं। आडवाणी को पाकिस्तान घर जैसा लगा। अब आ जाते हैं नरेंद्र मोदी के अमृतकाल, 25 दिसंबर 2015। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 1 साल हुआ था। वे लौट रहे थे कहीं से, अपने जहाज को सीधे लाहौर में उतारते हैं। नवाज शरीफ का जन्मदिन होता है, उनसे गले मिलते हैं, उनकी अम्मी जान को शॉल भेंट करते हैं, उनकी नातिन को आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पाकिस्तान घर जैसा लगा। लंबी फहरिस्त है। जसवंत सिंह किताब लिखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ में, उसके कसीदे काटते हैं। कंधार विमान अपहरण कांड के समय अपहरणकर्ताओं को छोड़ने जाते हैं काबुल। हमारे देशी जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल के सुपुत्र पाकिस्तान के साथ साझेदारी में कारोबार करते हैं। पाकिस्तान घर जैसा लगा। लेकिन अगर सैम पित्रोदा कह दे कि पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगा तो वो देशद्रोही है। वे अगर ये कह दें कि पड़ोसियों से बातचीत करना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारना चाहिए, तो वे देशद्रोही। नरेंद्र मोदी रिश्ते सुधारने के लिए अपने शपथ समारोह में पहले कार्यकाल में पहली बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर लाल कालीन बिछाकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करते हैं। रिश्ते सुधारने के लिए गले लगते हैं, वे देशद्रोही नहीं। आम भेजते हैं, शॉल भेजते हैं, साड़ियां भेजते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान से भी आम आते हैं रिश्ते सुधारने के लिए। लेकिन अगर ओवरसीज कांग्रेस का सदर ये कह दे कि पड़ोसियों से रिश्ते सुधारना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, तो वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तान परस्त है। यासीन मलिक को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे ग्वालियर के सपूत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पासपोर्ट दिलवाते हैं। यासीन मलिक उनकी पहल पर पाकिस्तान जाता है, सऊदी अरब जाता है, दुबई जाता है। देश के पिछले 5 प्रधानमंत्री यासीन मलिक को बातचीत की टेबल पर बिठाते हैं। लेकिन अगर यासीन मलिक इंद्र कुमार गुजराल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सबसे मिला यासीन मलिक, लेकिन अगर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिल ले तो कांग्रेस और मनमोहन सिंह देशद्रोही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उसे पासपोर्ट दिलवाएं, वो वहां पर जाकर पाकिस्तान जाकर बातचीत करे आतंकवादियों के सरगना हाफिज सईद से, तो वो बातचीत और रिश्ते सुधारने की पहल मानी जाएगी, वो देश प्रेम देशभक्ति मानी जाएगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भेजा था यासीन मलिक को। मनमोहन सिंह मिल लेंगे तो वे देशद्रोही। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हैं वे राकेश अखंड भाई, आपको पाखंड को, आपको और आपको एक चीज और याद दिला दूं, जब आप बोल ही रहे हैं तो इसको कंटिन्यू कीजिए।
दो सवाल मैं जोड़ देता हूं। पहली बात तो ये कि मान लीजिए कहीं भी हिंसक कोई आंदोलन चल रहा है, मान लीजिए कहीं भी चल रहा है, और उसको आप खत्म करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से भी खत्म करना चाहते हैं और सेना का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। केवल सेना के इस्तेमाल से कहीं कोई इस तरह का आंदोलन दुनिया में आज तक नहीं दबा है, ये सब जानते हैं। इजराइल भी फलस्तीन को नहीं दबा पा रहा है, कितना भी गोली चला ले। तो बातचीत आप किससे करेंगे? नंबर वन तो एक सवाल आपसे है। कोसोवो आपने देखा है, जब बातचीत नहीं होती है तो क्या होता है, वो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि जब मिजोरम में और बाकी सारी जगहों में देश से अलग होने की डिमांड लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं, उससे मोदी जी बात कर लेते हैं, उनको छूट दे देते हैं, उनके साथ दोस्ती हो जाती है, तो यासीन मलिक से ही क्या दिक्कत है, जिसने कल बिल्कुल दावा किया कि 90 के दशक में मैंने हथियार छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने कभी हथियार उठाया हो, एक भी ऐसा उदाहरण मिले तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। और ये सच्चाई है, सब जानते हैं। अशोक भाई, बहुत ही मौजूद सवाल है कि अंततः पूरी दुनिया में, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, तमाम संघर्षों का अंतिम स्टेज पर, टेबल पर ही विराम लगता है, निराकरण वहीं जाकर होता है। हमारे अपने देश में, आजाद भारत में जितने अलगाववादी आंदोलन चले, चाहे वो असम का आंदोलन हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे मिजो नेशनल फ्रंट का मिजोरम में हो, नागालैंड का हो, एमएनएफ का, आखिर असम इन गण सारे परिषद तो बीजेपी की पार्टनर रही भाई साहब, याद कर लीजिएगा, मैं बस पार्टनर याद रही, दिला बिल्कुल देता हूं। बिल्कुल 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 पार्टनर रही। प्रफुल्ल कुमार महंत, भृगु कुमार फूकन, ये सब कंधे से कंधा मिलाकर बाद में राजनीति में आए। लेकिन इन तमाम देश विरोधी आंदोलनों का अंतिम निष्कर्ष कब निकला? जब बातचीत हुई, चाहे वो राजीव लोकगोपाल समझौता हो, असम अकॉर्ड हो, वो भी राजीव गांधी के समय हुआ। चलिए उसको भी भूल जाइए, मैं तो नरेंद्र मोदी के समय का याद दिला देता हूँ। बिल्कुल, वही 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिजो नेशनल फ्रंट के साथ, उनके जो दो ग्रुप हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी की सरकार की बैठक हुई, बाकायदा उसमें समझौता हुआ, और जो लोग दो निशान दो झंडे पर ऐतराज करते हैं जम्मू कश्मीर के, करते रहे हैं, उन्हें ये याद दिला दीजिए कि किसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएनएफ के पृथक झंडे को मान्यता दी है। 2014-15 में बैठकें हुई हैं भारत सरकार की, केंद्रीय गृह मंत्रालय, खुद नरेंद्र मोदी की, मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास में एमएनएफ के नेताओं की बैठकें हुई हैं, उनकी तस्वीरें भी मिल जाए। तो अगर आज की तारीख में पड़ोसी देशों से बातचीत का, अच्छा, इसमें बुराई भी कोई नहीं है। जो कल तक देश के विरोधी थे, वो अगर देश के साथ आ गए बातचीत से, तो इसमें क्या बुराई? तो अच्छी बात है। बिल्कुल शांति कायम हुई ना। पंजाब और असम तो हमारे सामने उदाहरण है। आप बिल्कुल, कब तक बंदूक की नोक पर उन्हें दबाए रखते? कब तक सशस्त्र संघर्ष का मुकाबला किया जाता? अंततः नक्सलवादियों से भी तो आप बात करने वाले हैं। नक्सलवादियों ने युद्ध विराम अभी घोषित किया है, अपनी तरफ से लड़ाई रोकी है। तो क्या कल भारत सरकार उनसे बात नहीं करेगी? क्या पाकिस्तान से पिछले युद्धों के बाद संबंध नहीं बने हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जब दिल्ली से लाहौर बस लेकर गए थे, उसके बाद तो करगिल हो गया था। तो क्या करगिल के बाद हमारे संबंध नहीं रहे? उसके बाद तो नवाज शरीफ भारत आए मोदी जी के शपथ समारोह में। कितने वैश्विक मंचों पर हमारे प्रधानमंत्री मिलते रहे, चाहे मनमोहन सिंह हो या या नरेंद्र मोदी हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शक जान लें, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है, जिनकी नाल गड़ी है, गर्भ नाल गड़ी है पाकिस्तान में, वे 10 साल प्रधानमंत्री बनने के बावजूद पाकिस्तान नहीं गए। कई बार उनकी सरकार में उनके अधिकारियों ने, मंत्रालयों ने प्रस्ताव दिया पाकिस्तान जाने का। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, जब तक सीमा पर आतंकवाद खत्म नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान उनकी सरपरस्ती, दहशतगर्दों की सरपरस्ती बंद नहीं करेगा, तब तक मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। जबकि और अपना वे नहीं, पैतृक गांव देखने का किसका मन नहीं होता है? किसका मन नहीं? मैं गोरमी में पैदा हुआ हूँ, भिंड में, बीहड़ जंगल। मैं गया अभी कई सालों बाद देखने, कुछ सालों पहले। मेरा वहां कोई नहीं, लेकिन गया कि मेरा जन्म स्थान। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पैतृक जन्म स्थान पर जाते, अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर बनती। उनके सहपाठी, उनके साथ बचपन में खेलने वालों के इंटरव्यू मौजूद है यूट्यूब पर, लेकिन वे नहीं गए। सच्चा राष्ट्रवाद ये होता है। जी अशोक भाई, जैन जी पर भी बात करना बहुत जरूरी है। आज आपने बहुत अच्छा लिखा है सोशल मीडिया पर। जी
आप मिजो नेशनल फ्रंट वाली बात आए इसीलिए मैंने आपको छेड़ा था ये बीच में सवाल, वरना तो आप लगातार बोल ही रहे थे। जेनजी वाले जी पे जो जी मैंने लिखा है, मैं लगातार दोनों तरफ के बयान पढ़ने के बाद लिख रहा हूँ। नेपाल में जो हुआ वो शुभ है या अशुभ अभी तक मैं तय नहीं कर पाया हूँ। वो 6 महीने बाद कैसे चलती है ये सरकार, उसके बाद इलेक्शन कैसे होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन हो और वही लोग वापस आ जाएं, कौन सी बड़ी बात है। पार्टियां तो वही है, नई बिल्कुल पार्टी तो कोई बनी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन भारत में जिस तरह से लोग पगलाए हुए हैं राकेश भाई, जेनजी कर रहे हैं, क्या जेनजी एक ही है? आप देखिए ना अपने बगल, जेनजी एक वो है जो सुबह सुबह आपके यहाँ आके झाड़ू लगाता है बाहर बेचारा, दिन भर वो इलेक्ट्रिक एक बाइक उसको मिल गई है, उसको लेकर जेप्टो और ब्लिंकिट का सामान पहुंचाता है, अमेजन का और किसका किसका आपके पास सामान पहुंचाता है। दिन भर में किसी तरह से 500-700 रुपए कमाता है, जिससे अपना काम चला रहा है। एक दूसरा जेनजी है जो एप्पल के लिए रात भर मुंबई से, मतलब दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से जाता है, तो 15,000 रुपए तो यही जुड़ गए आने जाने के। अच्छे होटल में रुका होगा, लेकिन होटल छोड़ के रात भर स्टोर पे खड़ा रहता है। और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वो पहला एप्पल मोबाइल जो नया आया है वो हासिल कर लेता है। कि ये भी जेनजी है। एक जेनजी नशे में डूबा हुआ है, एक जेनजी जो है वो किसी तरह से अपना करियर बनाने पे लगा हुआ है। एक जेनजी के फ्यूचर का सत्यानाश अमेरिका ने कर दिया जब H1B वीजा जो है उसकी फीस बढ़ाकर 86 लाख रुपए कर दी। और जाने कितने जेनजी हैं जिनके भविष्य का नाश आईटी सेल कर रहा है, जो दिन रात हमको आपको गालियां देते हैं। और घर वाले सोचते होंगे कि क्या पैदा हो गया है, क्या करेगा जिंदगी में। जाति का बंटवारा अलग है, धर्म का बंटवारा अलग है, इलाके का बंटवारा अलग है। ये नीचा है, ये ऊंचा है, कश्मीरी है तो दुश्मन है, और नॉर्थ ईस्ट का है तो चिंकी है। इस तरह के देश में जिस तरह से जेनजी की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत साफ लगता है कि ये मुद्दों को भटकाने का मामला है। ये दरअसल एक जबरदस्ती का डर पैदा करने वाले मामला है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि नेपाल की तरह खूनी तमाशा करने की ताकत यहां किसी के पास है तो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के पास है, और किसी के पास ये ताकत नहीं है कि देश के अंदर इस तरह का खूनी आंदोलन करे। ये बात बिल्कुल मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं। मैं आपकी इस जिम्मेदारी में अपने आप को शामिल करता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में बहुत बड़े स्तर पर दंगे हुए। पुलिस के दस्तावेज इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उसमें भी इसी विचारधारा, इसी संगठन के लोगों का बराबर का, मैंने एक लंबा वीडियो अपने यहाँ बनाया है, बिल्कुल उसका लिंक मैं बनाया दे दूंगा नीचे जी। बनाया बराबर का नहीं, उससे ज्यादा योगदान था। इसलिए राहुल गांधी के सिर्फ एक ट्वीट मात्र में, एक लाइन मात्र से सत्ता का इस तरह बिलबिलाना ये बताता है कि वो डरी हुई है। यहाँ याद दिला दूं कि आप तो छात्र राजनीति से गहरे जुड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत मैंने भी की है। और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। किस यूनिवर्सिटी में नारा नहीं लगता था, ये बताइए मुझे। बिल्कुल लगता रहा। और खुद भारतीय जनता पार्टी और उसका पितृ संगठन आरएसएस आजाद भारत के तमाम आंदोलनों में इसी तरह के नारे लगाते रहे। भाई ये जेपी के आंदोलन में क्या था? सिंहासन खाली करो करो कि जनता आती है। क्यों याद कर रहे थे दिनकर को आप? रामलीला मैदान में 25 जून 1975 का वो भाषण जयप्रकाश नारायण का, सशस्त्र सेनाओं, सशस्त्र बावर्दी बलों को, यूनिफॉर्म फोर्सेस को ये कहना कि आप सरकार के असंवैधानिक आदेशों का पालन न करें। असंवैधानिक क्या होता है? आज राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं कि देश की सेनाएं और अर्धसैनिक बल और पुलिस बल मोदी सरकार के असंवैधानिक आदेशों का पालन न करें। इतने मात्र पर राहुल गांधी आजीवन जेल में रहे। तो राहुल गांधी के ट्वीट में ऐसा क्या था जिससे नेपाल बनाने का आह्वान मान लिया बीजेपी ने? कब कहा राहुल गांधी? सच्चाई यह है कि नेपाल दोहराने की मांग तो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। बंगाल का एक भाजपा नेता कह चुका है, बाकायदा कह चुका है कि बंगाल को नेपाल बना दो। हमारे ग्वालियर गुना के पन्नालाल शाक्य, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, साफ कह रहे थे कि भारत में भी नेपाल जैसे हालात बनने वाले। कांग्रेस के एक भी नेता ने ऐसा कहा हो, और कहा हो तब उसकी आलोचना करते हैं। हमें नहीं चाहिए नेपाल जैसी खूनी क्रांति। क्रांति भी क्या कैसे कहलाई, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम और आप तो गांधी मार्ग के पथिक हैं। हम तो चाहेंगे जो भी बदलाव होना हो, जनता चाहे तो करे। अगर उसे लगता है 100 साल नरेंद्र मोदी, मैंने तो उस दिन भी लिखा 3045 था तक और चाहिए, लगातार लिखता रहा उस बात को कि इस देश में कभी इस तरह की चीजें ना हुई है ना होंगी, न होंगी, न होना चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि ना हमारी होना संसद चाहिए। जलाई जाए, बिल्कुल
चार पूर्व प्रधानमंत्रियों पर हमले हो, सवाल ही नहीं कोई नहीं उठता है। चाहता। बिल्कुल। राहुल गांधी भी नहीं चाहते, ना राहुल गांधी आह्वान कर रहे हैं। लेकिन पाखंड देखिए, उसी जैन जी से नरेंद्र मोदी बात करें, अपनी विक्ट्री स्पीच में कहें कि जैन जी ने हमें जिताया है और उसको ही देश को समझना है, वही भारतीय जनता पार्टी के ब्लूप्रिंट को समझ सकती है, तो वो पॉजिटिव बात है। राहुल गांधी कहें जैन जी समझ सकती है, तो वो क्रांति का आह्वान है, तख्ता पलट की तैयारी है। ये कौन सा शास्त्र है भाई? कौन सा राजनीति शास्त्र है? कौन सा भाषा विज्ञान है? कहां लिखा है राहुल गांधी ने कि सड़कों पर उतर कर संसद जला दो? और अगर आप इतने डरे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आपको भी लगता है, यानी सरकार को भी लगता है, सरकार के नुमाइंदों को भी लगता है कि उनके हथकर्म ऐसे हैं कि जैन जी सड़कों पर उतार आ सकती है। ये डर तो उसी को होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको बिल्कुल। उनकी तो पूरी दाढ़ी तिनकों से भरी दिखाई दे रही। क्यों इतना डर रहे हैं भाई? किसने कहा है कि यहाँ नेपाल बना दो? किसी ने नहीं कहा। कह कौन रहा है? गिरिराज और सिंह किसी के कहने से बनेगा भी नहीं। नहीं बनेगा किसी भी सूरत में। मोदी सरकार के सांसद, मंत्री, गिरिराज सिंह जैसे लोग, निशिकांत दुबे जैसे लोग गृह युद्ध का ऐलान कर चुके हैं। निशिकांत दुबे तो कह चुके हैं ना, देश में गृह युद्ध चल रहे हैं और देश का सीजीआई उसके लिए जिम्मेदार। उस पर तो इतनी पीड़ा नहीं हुई किसी को, न सरकार को न जनता को। आज राहुल गांधी देशद्रोही दिखाई दे रहे हैं कि वे नेपाल बनाना चाहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये सरकार अपने आप में भीतर से बेहद डरी हुई है। उसे जरा से टपके का डर लगा रहता है, जरा सा खुटका, कहीं आवाज भर हो जाए तो उसे लगता है हमारे ऊपर हमला हो। इतनी डरी हुई सरकार देश का क्या हित कर सकती है? न देश की सीमाओं की सुरक्षा कर पा रहे हैं, घुसपैठियों का रोना रहते रहते हैं। अब 11 साल सरकार में है, घुसपैठ के राहुल गांधी को की जिम्मेदारी रोकने की ममता बनर्जी की है, सिद्धारमैया किसकी जिम्मेदारी है? सरकार तो आपकी है ना, सीमा सुरक्षा बल आपके पास, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, सीमा सुरक्षा बल, उनकी नाकामी का ऐलान करता है प्रधानमंत्री हर दिन। प्रधानमंत्री उनकी ही नहीं, अपनी और अपने गृह मंत्री की विफलताओं की उस स्वीकारोक्ति पर हर मंच मैंने से करते। उस पर मैंने एक सवाल पूछा था कल राकेश भाई कि भाई आप राहुल गांधी से कह रहे हैं कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो जी। आप क्यों नहीं कोर्ट जाते अगर आपके पास सबूत है कि राहुल गांधी, तेजस्वी, हेमंत सोरेन ये सारे लोग घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कोर्ट चले जाते? आप तो होम मिनिस्टर हैं, आपके पास तो सारे तो सबूत चलिए होंगे। और जेल में डाल दीजिए राहुल गांधी। जो लोग भी घुसपैठियों की मदद कर रहे हो, अवैध तरीके से इस तरह घुसपैठ करा रहे हो, उन्हें जेल में डाल दीजिए। और मजेदार बात यह है अशोक भाई कि राहुल गांधी कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? ये सवाल पूछने वाले साधारण सी जानकारी नहीं रखते। मैंने परसों डीबी लाइव पर डिबेट में बोला था, काफी वायरल हुआ। आप भी जानते हैं, आप भी बता चुके हैं, हमारे दर्शकों की याद ताजा हो जाए इसलिए बता दें कि 2023 में 141 सांसद जब निलंबित थे, तब मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त विधेयक 2023 पारित करा लिया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई सिविल और आपराधिक मुकदमा अदालतें संज्ञान में नहीं ले सकती। संविधान के अनुच्छेद 324(5) में ये प्रावधान है कि सीईसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। और ये जो अभी जो 2023 का संशोधन, वो तो आजीवन के लिए है। यानी जीते जी राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इनके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी किस मुंह से जाएंगे अदालत में? और अदालत कर सबसे क्या मजेदार, लेगी? इसीलिए जो आप डर बता रहे हैं राकेश भाई, वो सत्ता जाने का डर है। सत्ता गई तो ये बिल्कुल सारे सब जितने नियम हैं सब बदल जाएंगे, जैसे बने हैं वैसे ही पलट जाएंगे और सारा सरदर्द हो बिल्कुल। जाएगा। तो दरअसल अभी तक हमने जो सरकारें देखी हैं वो मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहती थी कि कल हमारे पास सत्ता नहीं होगी और परसों फिर आ बिल्कुल सकती है। इस सरकार और इसके नुमाइंदों को देखकर ऐसा लगता है, अमित शाह सवाल पूछते हैं राहुल गांधी क्या करने आए थे, लोग कहते हैं वोट चोरी, और एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, एकदम से असहज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा सुनने की आदत नहीं बची है जो वो आदत। सुनना ना चाहते हो। ऐसे ही पत्रकार हैं, ऐसे ही अधिकारी हैं, ऐसा ही सारा कुछ है कि बस वही जो सुनना चाहते हैं वो सुनेंगे, और इसीलिए जनता से कहीं ना कहीं कटते चले जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही जो हर हर इस तरह के सत्ता के साथ होता है। ये नहीं आता। सरकार इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि कभी सरकार जा सकती है, और जिस चीज से जरा सा भी इसको लगता है कि सरकार जा सकती है, पगला जाते हैं। राहुल गांधी के बाद आता है कि संविधान पे सवाल उठा रहे हैं, मतलब वोट चोरी पे सवाल उठाने का मतलब संविधान पे सवाल उठाना लग रहा है।
देखिए अशोक भाई, ये जो डर है, इसी बात का तो डर है कि जो राहुल गांधी बार बार मंचों से चुनौती देते हैं, धमकी भी कह सकते हैं, वे साफ कहते हैं कि जो लोग गलत कर रहे हैं, जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लोगों के वोट के अधिकार को चूना लगा रहे हैं, उसे चुरा रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे भले ही वे रिटायर हो जाए। ये संदेश सिर्फ नौकरशाही के लिए थोड़ा ही है, ये सत्ता में बैठे राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए भी है। जाहिर तौर पे और दुनिया के तमाम देशों में इस वक्त ऐसा हो रहा है। ब्राजील में राष्ट्रपति जेल जा रहा है, पता नहीं थाईलैंड में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ, जेल जाना पड़ा, कितने इस्तीफे हो रहे हैं दुनिया भर में। असंभव कुछ नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर सत्ता परिवर्तन कभी हुआ तो निश्चित तौर पर पिछले 10 सालों में या उससे पहले जिन भी लोगों ने कोई गलत काम किया होगा, अगर आपने संविधान विरुद्ध कोई काम किया है, कोई उस तरह का अपराध किया है, बहुत तरह की चीजें हैं, जासूसी कराना है, हत्याएं कराना है, बहुत सारे, पता नहीं किसने किए हैं, किसी ने भी किए हो। हम और आपने भी अगर ऐसा कोई अपराध किया है तो किसी दिन कानून अपना काम करेगा ही। तो कानून के सामने न आना पड़े, यही डर है। इसीलिए अमित शाह जैसे लोग ये दावा करते हैं कि हम 50 साल सत्ता से बाहर नहीं जाए। नरेंद्र मोदी के पास 1000 साल का प्लान है, 3047 का। उनकी प्रशंसा में राष्ट्र सेठ हैप्पी बर्थडे के दिन कहता है कि जब देश का स्वतंत्रता का 100वां साल चल रहा हो तब भी वे देश की सेवा करते रहे मोदी। ये सब कैसे होगा? ये तभी होगा ना कि आप ये केन प्रकार चुनाव जीतते रहे, किसी भी तरह से सत्ता परिवर्तन कभी न हो। सत्ता परिवर्तन न हो तो आप कानून के शिकंजे से बचे रहें, आपको तिहाड़ न जाना पड़े, कानून का सामना न करना पड़े, और वो सब न करना पड़े, इसके लिए चुनाव जीतना जरूरी है। चुनाव जीतना जरूरी है, इसके लिए ये सारी गड़बड़ियां करना जरूरी है। ये अन्योन्याश्रित संबंध है सभी चीजों का। तो हम समझ रहे हैं, देश की जनता समझ रही है धीरे धीरे कि असल मुद्दा क्या है। सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में स्वाभाविक बात है, वरना इंदिरा गांधी चाहती तो चुनाव नहीं कराती। आपातकाल के बाद उन्होंने चुनाव कराया, कहीं ना कहीं तो कोई लोकतंत्र में आस्था होगी। आपातकाल क्यों लगाता उन परिस्थितियों पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं, फिर कर लेंगे कभी। लेकिन चुनाव करवाया, हारी, सत्ता से बाहर होकर विपक्ष में बैठी, फिर गई ना बेलची हाथी पर बैठकर, फिर गई ना तिहाड़ में 3 दिन रही, एक बार 24 घंटे रही, फिर रही। जनता ने दोबारा चुना, उन्हें सजा माफ कर दिया। नरेंद्र मोदी भी क्यों डरते हैं, अमित शाह क्यों डरते हैं? एक बार सत्ता से बाहर हो जाएंगे, दोबारा आ जाइए, फिर होगा ना 5 साल बाद चुनाव। और नहीं तो जनता आपको चुन ही रही है, 50 साल बनाए रखे, हमें कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आप संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ न करें, चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह बने रहने दें, उसके जरिए जीत कर आ जाएं। आप 5 बजे के बाद 67 लाख वोट मत बढ़ाइए ना। आप डिलीशन एडिशन इस तरह से मत करिए ना कि 36 सेकंड में XYZ नागनाथ, क्या नाम है उनका, जो भी नाम, 36 सेकंड में उन्होंने डिलीशन का एप्लीकेशन डाला ऑनलाइन और सो गए। दो हाँ, 36 सेकंड में दो एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की ऑनलाइन, सोने चलेगा जो राहुल गांधी कह रहे हैं। तो जनता को भी जागना है। वो सो गए थे नागनाथ या जो भी उनका नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ उस पर, बाकियों को तो जागने की जरूरत है। और यही काम नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। कोई भी होता नेता प्रतिपक्ष, उसको ये करना चाहिए। अब जनता की बारी, नाव कागज की छोड़ दी मैंने, अब समंदर की जिम्मेदारी, अपने ग्वालियर के अख्तर नजीर साहब का शेर। मुझे लगता है कि इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नेता देख रहे हैं कि उनका भला किसमें है, जनता भी अपना भला देखे तो ही भला है, वरना फिर जिसमें सबका भला उसमें राकेश भाई का भी भला और हमारा भी भला। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।